नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम जो टॉपिक समझने वाले हैं वो रिलेट करता है आईपीसी के सेक्शन 53 को, जिसमें दंड यानी कि पनिशमेंट के बारे में दे रखा है। तो यहाँ पर किसी भी दंड की बेसिक चीज़ें दे रखी है, लेकिन हम यहाँ पर इसको जो है मूल अर्थ में समझने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, अगर आप भी हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम दंड के विषय में। सबसे पहली बात तो हमें इसकी मूल भावना को समझना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है। तो साधारण शब्दों में दंड का अर्थ होता है अपराधी व्यक्ति। ठीक है, अपराधी व्यक्ति को अपराधी किसको कहा जाएगा? तो जो भी प्राधिकृत अधिकारी है, चाहे वो संसद कानून बनाती हो या कोई न्यायालय में कोई व्यक्ति हो, तो प्राधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति को जब कानूनी अवहेलना के लिए, कानूनी नियमों को तोड़ने के लिए जो दंड निर्धारित किया जाता है, वो जो दिया जाता है उसको दंड कहते हैं। और बेसिकली दंड का अर्थ होता है अपराधी व्यक्ति को राज्य द्वारा पहुंचाए जाने वाली पीड़ा। ठीक है, दंड का परिणाम क्या होता है कि पीड़ा, कष्ट अथवा उसकी संपत्ति को जब्त करने में लगाया जाता है। तो ये दंड होता है और दंड के अलग अलग तरीके से जो है परिभाषित भी किया गया है। बेंथम महोदय ये कहते हैं कि निरोध तथा क्षतिपूर्ति ही दंड के मुख्य उद्देश्य है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो दंड उसे क्यों दिया जाता है? ताकि वो भविष्य में ऐसा ना करे, या फिर उसको देखकर दूसरे लोग ऐसा ना करें, या फिर जिसको क्षति हुई है उसकी नुकसान की भरपाई की जा सके, जिसके कारण वो क्या हो, ये काम ना करे। कुछ लोग इसको जो है शुद्धि के अर्थ में लगाते हैं कि इससे क्या होता है, मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है, उसकी शुद्धि हो जाती है। और कुछ लोग मानते हैं कि देवता इससे खुश होते हैं, प्रायश्चित वाले कंसेप्ट। तो दंड को कई तरीके से जो है डिफाइन किया गया है। अब हम बात करते हैं आईपीसी सेक्शन 53 की। तो आईपीसी के सेक्शन 53 में निम्न प्रकार के दंड भी आरोपित किए जाते हैं। एक्चुअल में हमारे भारत में जो संसद कानून पास करती है उसमें भी अलग अलग अधिनियमों के लिए इनकी उस सीमा के अनुसार दंड निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य दंड है जिसके आधार पर एक जो है एक साइकोलॉजी काम करती है वो है आईपीसी सेक्शंस में। तो इसके तहत जो भी व्यक्ति कोई अपराध करता है उसको निम्न में से किसी से दंड दिया जाता है। तो पहले नंबर पे होता है मृत्युदंड। अब हम मृत्युदंड को जो है कभी डिस्कस में बाद में जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम दंड के प्रकार देख रहे प्रकार से। तो आजीवन कारावास तीसरे में भी यहाँ पर दिया गया था, लेकिन 1949 में अधिनियम जो है 17 की धारा 2 द्वारा इसको कैंसिल कर दिया गया। तो अब हम यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं करेंगे। कारावास यानी कि जो कि दो भांति का होता है। नाम सुना होगा आपने कि कठोर श्रम या कठोर कारावास, और होता है एक सादा कारावास। ठीक है, इसमें सज़ा ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है। एक होता है संपत्ति का संपहरण यानी कि संपत्ति को जब्त करना। एक होता है जुर्माना लगाना। आपने देखा होगा, किसी हम पढ़ते हैं कि फलाने के धारा के तहत अपराध किया जाता है तो उस पर इतने का जुर्माना लगाएगा। तो जुर्माना लगाने का भी एक प्रकार का दंड होता है, जिससे कि अपराधी अपराध भविष्य में ना करे। तो ये धारा हमने देखा है यहाँ पर अपराधों के प्रकार। अब हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण केसेस के थ्रू इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। किसी विशिष्ट मामले में संहिता जो है द्वारा निश्चित अधिकतम सीमा के अंदर ही न्यायालय अपने विवेक के अनुसार दंड को निर्धारित करती है। ठीक है, यानी कि न्यायालय यहाँ पर कहने का प्रयत्न कर रही है कि जो भी जिस धारा के तहत अधिकतम दंड निर्धारित किया है उसके अंदर ही जो है न्यायालय को दंड देना चाहिए। यहाँ पर हम 3 बात देखते हैं स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम निर्मला देवी में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 53 जो है इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दंडों का उल्लेख किया गया है। न्यायालय को दंड देने की विवेकाधीन शक्तियां हैं, न्यायालय को इन शक्तियों का प्रयोग न्यायिक तौर पर करना चाहिए। ठीक है, तो इस जजमेंट में कहा गया है। इसी प्रकार भरत कुमार रमेश चंद्र बारोट बनाम स्टेट ऑफ गुजरात के बाद में कहा गया है कि हत्या के मामलों में मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास का दंड जो है निर्धारित है। न्यायालय द्वारा अपने विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत इस दंड में कमी नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार यहाँ पर किशोरी
किशोरी बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली का एक वाद है। इसमें भी कहा गया है कि मृत्युदंड जो है विरले से विरले मामले में ही दिया जाना चाहिए, अर्थात ये अंतिम उपाय होना चाहिए और बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं जो दंड को परिभाषित करते हैं। इसके अलावा कहीं जो थिंकर है वो भी दंड को परिभाषित करते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर दंड के क्या सिद्धांत जो है काम करते हैं। तो बेसिकली जो दंड है उसके लिए 5 सिद्धांत दिए गए हैं। नाम आप देख सकते हैं, प्रतिशोधकारी। ठीक है, यहाँ पर जो है आप बहुत हद तक इसके नाम से ही उसका जो उद्देश्य है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्रतिशोध कर लेना, अर्थात किसी व्यक्ति का नुकसान हुआ है तो वो प्रतिशोध लेता है, इसलिए उसको जो है सामने वाले व्यक्ति को दंड दिया जाता है। एक होता है प्रायश्चित सिद्धांत, अर्थात किसी से कोई अपराध हो गया है, उसको गिल्टी फील हो रहा है तो उसका जो प्रायश्चित करता है उसके रूप में दंड। प्रतिरोधक यानी कि प्रतिरोध करना, रोकना। निरोधक अर्थात हो दंड ही ना घटित हो, मतलब कोई अपराध ही ना घटित हो तो दंड ही नहीं मिलेगा, प्रिवेंटिंग की तरह काम करता है। और एक होता है सुधारात्मक दंड का प्रकार। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से 5 प्रकार है। आइए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो है प्रतिशोधकारी सिद्धांत, तो इसको हम बोलते हैं रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। एक्चुअल में यहाँ पर जो है प्रतिशोध की भावना जुड़ी हुई है, अर्थात अगर किसी व्यक्ति ने कोई दंड किया है तो जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है वो क्या करता है, उसके उसके बदले में जो है, बदले में यानी कि यहाँ पर बदले की भावना होती है, दंड दिया जाता है। तो प्राचीन जो पुराने समय में है, इसके जब विधि लागू नहीं होती थी तो तब आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत का रूल था। ठीक है, अर्थात अगर जिसको जितनी हानि और जिस प्रकार से हानि हो रही है तो फिर दंड अपराध करने वाले को भी वही वाली चीजें दी जाती थी। तो इससे क्या है, एक प्रतिशोधकारी सिद्धांत इसको नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए प्रथम अर्थ में इसका मतलब होता है अपराधी से बदला लेकर राज्य जो है जिसको उपहति कारित हुई है, हर्ट हुआ है, उस व्यक्ति की इच्छा को संतुष्ट करना। और द्वितीय अर्थ में इसका अर्थ है कि राज्य अपराध की गुरुता के समानुपात में दंड आरोपित कर विधि भंग के लिए अपना अनुमोदन व्यक्त करता है। ठीक है, यानी कि जिस कैटेगरी का जितना बड़ा दंड वो हुआ है उसको उसके अनुपात में सजा देना। आजकल परित्याग या निंदा के अर्थ में भी जो है इसको लिया जाता है। ठीक है, तो ये दंड की को हमने यहाँ पे बेसिक सी चीज़ों में समझने की कोशिश करी। अब कुछ जो थिंकर है वो दंड को किस प्रकार से देखते हैं, तो शेल्डन ग्लुक इस प्रकार के सिद्धांत के विषय में कहते हैं और आलोचना करते हैं कि हम अपराधियों से घृणा करते हैं और ये स्वाभाविक है, किंतु सामाजिक प्रतिरक्षा की नीति को घृणा पर आधारित करना महंगा भी है और अनुचित भी। इसी प्रकार स्टीफन कहते हैं कि घृणा के आधार पर दंड को न्यायोचित ठहराते हुए कहते हैं कि अपराधी से घृणा करना नैतिक रूप में उचित है। ठीक है, ये ऐसा कहते हैं। ऑशेन फैन कहते हैं कि मनुष्य परिस्थितियों, संयोग तथा कारणों से अपराधी होता है, अतः उसे अनुशासनशील बनाया जाना आवश्यक है। और इसी प्रकार जो है कई सारे कहते हैं। अब इसी प्रकार हम बोलते हैं, पैटर्न की बात करते हैं, तो पैटर्न कहते हैं कि अपराधी को इसलिए दंडित किया जाता है क्योंकि उसने एक अपराध किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग जो है थिंकर्स की अलग अलग राय है। तो आई थिंक प्रतिशोध सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, तो ये है प्रायश्चित सिद्धांत। इस सिद्धांत को आत्मनिग्रह का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसमें माना जाता है कि इसके कारण अपराधी की शुद्धिकरण होती है। मनु ऐसा कहते हैं इस विषय में कि वे लोग जो किसी अपराध के दोषी है, जब राजा द्वारा दंडित किए जाते हैं तो वे शुद्ध हो जाते हैं। और ये वाला सिद्धांत मुख्य रूप से भारत में जो है मान्यता प्राप्त करता है, अर्थात प्राचीन समय में इस प्रकार की दंड व्यवस्था का माना जाता था। ठीक है, फ्राई कहते हैं कि पाप की यातना, ठीक है, पाप की यातना को संतुलित करने के उद्देश्य से दंड दिया जाना चाहिए। सामंड कहते हैं कि दंड भोगने का अर्थ है उस विधि के ऋण को दान देना जिसने उल्लंघन किया है, अर्थात अपराध के विलुप्त करने के लिए दंड उसके समानुपात होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत ने कहा है। तीसरा सिद्धांत है प्रतिरोधक सिद्धांत।
प्रतिरोधक सिद्धांत में माना जाता है कि दंड न्याय का उद्देश्य दंड देकर लोगों को अपराध करने से रोकना है, प्रतिरोध करना है। तो हम इसको यहाँ पर निवारणार्थ सिद्धांत भी कह सकते हैं। अर्थात यदि किसी ने अपराध किया है तो उसे दंड भी ऐसा दिया जाना चाहिए जिससे अपराध करने का पुनः जो है विचार ना करे, साहस ना करे। अपराधी के लिए अपराध करने का अवश्य ही बुरा परिणाम होना चाहिए। दुर्जनों को दंड देना दूसरों के लिए अवरोध का कार्य करता है, अर्थात अपराधी को भयभीत करना जिससे वो भविष्य में अपराध ना करे। और भावी अपराधियों अर्थात जो भविष्य में अपराध कर सकते हैं, अगर वो दंड को देखते हैं, उसको महसूस करते हैं, तो अपराधियों के आपराधिक क्रियाकलाप पर रोक लगाते हैं, अर्थात ऐसा दंड नहीं करने का प्रयत्न करते हैं। बेंथम कहते हैं कि सामान्य निवारण ही दंड का मुख्य उद्देश्य तथा इसका वास्तविक औचित्य जो है होना चाहिए। तो ये प्रतिरोधक सिद्धांत की मुख्य विशेषता है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, निरोधक। ये निवारण था, ठीक है। तो निरोधक सिद्धांत की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर निवारणार्थ सिद्धांत ये नहीं है, ठीक है, ये आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो निरोध या निवारक सिद्धांत का मतलब है निवारण निकालना, अर्थात दंड कब दिया जाना चाहिए। तो हम इस सिद्धांत को समझते हैं निरोधक या निवारक यानी कि प्रिवेंटिव थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार दंड का प्रायोजन अपराध अभिकर्म के निवारक उपायों के रूप में कार्य करना है। दंड का भय भावी विधि भंजक को विधि का उल्लंघन करने से रोकता है, अर्थात निवारण निकालता है। उसका जन्य सामान्य को सुरक्षित करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को तो यहाँ पर ये बाध्य है। तो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को बाध्य या प्रेरित किया जा सकता है कि वे प्रतिभूति द्वारा सरकार, जीवन, संपत्ति, अन्य अधिकार, विशेष अधिकार तथा उन्मुक्तियों के बचाव के लिए आश्रित आचरण के प्रतिस्थापित नियमों का अनुसरण आचरण करें, ठीक है। तो इसका ये जो है मूल उद्देश्य रखा गया है। अगर हम बात करें प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में क्या होता था कि अपराधी को स्थायी रूप से अपंग कर पुनः अपराध होने से बचाने वाला जो है काम किया जाता था। जैसे यदि किसी ने चोरी की है, उसका हाथ काट दिया जाए तो भविष्य में चोरी नहीं करेगा, ऐसा माना जाता था, ठीक है। हालांकि आजकल इसका एक तरीका ये अपनाया गया है, ये चीज़ तो गलत मानी जा रही है। और आजकल ऐसा माना जा रहा है कि अगर जो भी अपराध किया है तो उससे संबंधित, जैसे कि ऑफिस का जब्तीकरण, ज्ञप्ति का निलंबन या निरसन जैसे जो है प्रक्रिया शामिल होती है। इसके अलावा भी कुछ अन्य निवारक साधनों का प्रयोग किया जाता है। और हमारे देश में उन लोगों के विरुद्ध जो लोग अपराध करने की धमकी देते हैं या जो लोग समाज के लिए घातक है, अन्यथा घातक है, तो जनरली प्रिवेंटिंग डिटेंशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह शांति और संतोषजनक आचरण रखने के लिए एक प्रकार की प्रतिभूति जो होता है। तो ये जो है निरोधक या निवारक सिद्धांत है। अब हम बात करते हैं सुधारात्मक सिद्धांत की, जो कि सबसे बेस्ट माना जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से दंड का कुछ इस प्रकार से रखा जाता है कि व्यक्ति में सुधार हो, उसको प्रेरणा मिले और भविष्य में जो है वो पुनः खड़ा हो जाए। तो दोष निवारक सिद्धांत या पुनर्वासित करने का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। सुधार का अर्थ क्या है? पहली बात तो ये एक व्यक्ति को समाज में, ठीक है, समाज में जो है उत्तम, बुद्धिमान तथा अच्छे नागरिक के रूप में प्रतिस्थापित करना जो है इसका उद्देश्य है। और आज जो नया कानून लाने की बात चल रही है उसमें भी इस प्रकार की चीज़ों को रखा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति गलती से या किसी कारणवश अपराध कर बैठता है तो उसको समाज सुधार का कार्य सौंपा जाना चाहिए। जैसे सफाई करवा रहे हैं या किसी को हम उससे टीचिंग करवा रहे हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें दंड के रूप में दी जाएगी और उसके बदले उसको वेतन नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर दंड भी हो रहा है चूंकि वेतन नहीं दिया जा रहा है, और साथ में जिससे जो काम उसको दंड के रूप में करवाए जा रहे हैं वो जो होते हैं प्रेरणादायी होते हैं। तो ये इस चीज़ को समझाया गया है। तो हमने जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें इस कंसेप्ट को भी अप्लाई किया गया है। जब आएगा, अभी तो आईपीसी चल रहा है, तो यहाँ पर आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो अपराधी की आत्मा में तो आप समझ गए व्यक्ति को जो है हमको उसमें समाज में पुनर्स्थापित करना है। तो अपराधी की आत्मा में वास्तविक पश्चाताप, ठीक है, पश्चाताप है, न्याय के प्रति श्रद्धा, ठीक है, न्याय के प्रति श्रद्धा,
अपने संवर्गीय प्राणियों के प्रति दया तथा मानव मात्र के प्रति प्रेम को उत्पन्न करने वाला एक भौतिक साधन जो है के रूप में परिभाषित किया जाता है। अपराधी का नैतिक पुनरुत्थान तथा ईमानदारी की भावना विकसित जो है करना इस सिद्धांत का उद्देश्य होता है। और अपराधी के लिए इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, शैक्षणिक तथा अनुशंसात्मक कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार दंड जो है, इस प्रकार का दंड किसको दिया जाता है, किशोर अपराधियों के विषय में दिया जाता है। लेकिन हमने आपको बताया कि जब भारतीय न्याय संहिता लाने की बात चल रही है तो वहां पर भी साधारण अपराधों के लिए इस प्रकार की चीजों को जो है माना जा रहा है, जो कि सही भी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अब कुल मिलाकर हमने जितना समझा तो यहाँ पर हमारे जो न्याय शास्त्री रहते हैं या जो हमारे कानून निर्माता होते हैं उनका प्रयत्न होता है कि एक सुधारात्मक दिशा में आगे बढ़ा जाए। तो एक आदर्श दंड क्या होना चाहिए उसकी परिकल्पना की गई है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से कुछ गुणधर्म डिसाइड किए गए हैं जो एक आदर्श दंड व्यवस्था को बताते हैं। जैसे कि दंड कुछ इस प्रकार से दिया जाए कि अपराधों की पुनरावृत्ति ना हो, उसको रोकने की, अर्थात अपराधों को रोकने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। दूसरा है कि अपराधियों को समाज में, ठीक है, समझ नहीं है, अपराधियों को समाज में संरक्षण देना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसको अगर किसी कारणवश उससे अपराध हो गया, उसको दंड दिया गया तो समाज उसका तिरस्कार करे, अर्थात उसको संरक्षण वहां पर मिलना चाहिए। वह अपराधियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए, अर्थात किसी लोगों की अगर प्रवृत्ति आपराधिक है तो कुछ इस प्रकार के प्रयत्न किया जाए जिससे वो समाज की मुख्य धारा में आ सके। बेंथम के अनुसार उपयोगितावादी सिद्धांत को मान्यता देते हैं वो यहाँ पर कहते हैं कि सर्वाधिक व्यक्तियों को सर्वाधिक लाभ पहुंचाने वाली होनी चाहिए, अर्थात दंड कुछ इस प्रकार से हो कि मैक्सिमम लोग जो है उससे लाभान्वित हो, मतलब समझ सके, दंड अपराध ना करे, वो चारों दिशाओं में फैले। इसका मतलब दंड का प्रारूप से जो है अपराधों की प्रवृत्ति रुके। अब नेक्स्ट है कि अपराधों में सुधार लाने वाली होनी चाहिए, अपराध के पुनर्वास की व्यवस्था जो है उसमें होनी चाहिए। दंड निर्धारित करने में अत्यधिक विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक विलंब होगा तो उपयोगिता, जो दंड की उपयोगिता है वो अर्थहीन हो जाएगी, ठीक है, जो कि बेसिकली होता है। अपराधियों में भय उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए जिससे कि वो अपराध ना करें। और अपराधों के लिए दंड का स्वरूप भिन्न भिन्न होना चाहिए, वो जो कि कार्य विशेष पर निर्भर करता है। दंड विधि में पीड़ित पक्षकार के लिए प्रतिकर कंपनसेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं इसमें जो जुर्माना लगाया जाता है वो कहाँ पर जाता है, राज्य सरकार के पास जाता है, ठीक है। सिविल केसेस में जो है कंपनसेशन जो है पीड़ित पक्षकार को जाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को कहा गया है, हालांकि काफ़ी हद तक इस चीज़ को अपनाया भी वर्तमान में जाता है। दंड के कई प्रकार होते हैं, जनरली आपको पता ही है, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कठोर कारावास, साधारण कारावास, जुर्माना, परिवीक्षा या फिर चेतावनी। अब दंड की न्यूनतम अधिकतम सीमा निर्धारित होना चाहिए और इसे न्यायालय के विवेक पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। दंड है बेसिकली जो ये जाति, लिंग, धर्म एवं परिस्थिति आदि पर आधारित होना चाहिए, ऐसा मानते हैं कुछ लोग। और अंग भंग या एकांत कारावास जैसे दंडों को किसी भी कीमत पर स्थान नहीं देना चाहिए। हालांकि मृत्यु दंड की भी काफ़ी जो है क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये भी नहीं दिया जाना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली होना चाहिए, अर्थात दंड व्यवस्था ऐसी हो जिससे समाज की सुरक्षा सुनिश्चित हो और दंड बेसिकली जो है संतुलित होना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो यहाँ पर होता है हमारी वीडियो का दी एंड, और हमने यहाँ पर दंड के प्रारूप वगैरह को समझने का प्रयत्न किया है। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आएगा और आईपीसी समझने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में इससे संबंधित हम कुछ दंड है जो मृत्यु दंड, आजीवन कारावास है, इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो आज का वीडियो यहीं तक। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।